हेलो फ्रेंड, नमस्कार। द फैब्रिक में फिर से आपका स्वागत है। हर रोज़ की तरह हम आपके लिए नई वीडियो नई फैब्रिक लेके आए हैं। जैसे कस्टमर की डिमांड थी कि भैया नया फैब्रिक जैसा भी आपके पास है वैसे वैसा वीडियो बनाने हैं। तो आज हमारे पास देखिए आप दुपट्टे वाले सूट आए हैं। ये देखिए जो कि 1 2 3 4 4 कलर सेट बन के आया है और ये इनकी प्लेन सलवार है और ये इनका दुपट्टा है। एक एक करके मैं आपको दिखाना चालू करता हूँ, ठीक है। देखिए इस तरीके से ये देखिए ये वर्क है, ठीक है ना, बहुत ही सुंदर वर्क। ये देखिए आप इस तरीके से ये हमारे आज 4 कलर बन का है, एक डिजाइन बिल्कुल रॉयल लुक, जो कि मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत ही सुंदर रॉयल लुक इसके अंदर आने वाली है। देखिए आप पूरा फ्लावर का काम, फ्लावर ब्लैक कलर का काम, इसके अंदर रेड, फिर इसके अंदर ये गाजरी सा पिंक सा कलर, फिर वाइट, फिर ग्रीन और बेस के हिसाब से बहुत ही सुंदर आपको आइटम लगेगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे ये प्रिंट है, आपको रियल के अंदर ऐसा लग रहा होगा जैसे कि ये प्रिंट नज़र आ रहा है, लेकिन ये प्रिंट नहीं है। ये देखिए आप सारा ये वर्क किया हुआ, ठीक है। बहुत ही सुंदर आइटम, बहुत ही रियल लुक की आइटम है। अभी देख रहा हूँ आज हमारे पास 4 कलर इसके बन के आए, ठीक है। ये दिखा दिया। और इसका मेरे पास ये जो सलवार है, ये इसके सलवार है कैमरिक की, ठीक है। ये सलवार है इसकी कैमरिक की। फिर मैं आपको रेट बता देता हूँ, 1 मिनट। फिर इसका मैं दुपट्टा भी आपको दिखा देता हूँ। और ये इसका दुपट्टा बहुत ही सुंदर मलमल का दुपट्टा, जैसे वाइल से जो बढ़िया होता है ना, मलमल का वो वाला दुपट्टा है इसके अंदर, ये आपको मिलने वाला है। ये भी बहुत ही सुंदर ये दुपट्टा है इसका। जो बूटी है ना, ये बूटी ये इसमें काम किया हुआ है, जो ये फ्लावर बना हुआ है यही इसके अंदर आपको काम आएगा। ये देखिए कितना सुंदर है, रियल के अंदर देखिए आप। और ये सारा मैं बैक करके दिखा दूँ, ये देखिए, ठीक है ना। बहुत ही सुंदर आइटम, बहुत ही रियल आइटम है। अब करते हैं रेटों की बात। देखो अगर ये तो हमने बनाया है, मार्केट के अंदर अगर ये आइटम होती है ना तो कम से कम 600-700 रुपये मीटर की आइटम होती है। रियल आपको बता रहा हूँ, अगर ये मार्केट के अंदर कोई बेचता, पहली बात तो ये हमारी और हमने खुद ने बनवाई है, मार्केट में नहीं है। फिर भी अगर इसे कोई बनवाता तो कम से कम नहीं तो इसे 600-700 रुपये मीटर से कम इसे नहीं बेचता। हम सिर्फ इसको रिटेल में 390 रुपये मीटर बेच रहे हैं, होलसेल में 325, ठीक है जी। अब मैं आपको दुपट्टे का रेट बता दूँ। दुपट्टा भी अगर मार्केट के अंदर होता तो कम से कम 350-400 रुपये मीटर बिकता है इसका दुपट्टा, लेकिन दुपट्टा हम बेच रहे हैं 240 रुपये मीटर रिटेल में और होलसेल के अंदर 200 रुपये मीटर, ठीक है। ये और कैमरिक तो आपको पता ही है, हमारी कैमरिक ओरिजिनल वाली है, इसी में हमने वर्क किया है, इसी के अंदर हमने वर्क किया हुआ है। अगर कैमरिक भी कोई अगर मार्केट के अंदर बेचेगा ना तो ये वाले 150 रुपये से कम आपको कोई नहीं देगा, लेकिन हम आपको मात्र दे रहे हैं ये आपको देंगे हम रिटेल के अंदर 120 रुपये मीटर, होलसेल के अंदर 100 रुपये मीटर, ठीक है जी। सबके रेट मैंने आपको बता दिया है, सबको मैंने आइटम दिखा दिया आपको, बिल्कुल रॉयल लुक। ये देखिए आप बहुत ही सुंदर लुक। मुझे देखो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको कैमरे में कैसा नज़र आ रहा है मुझे नहीं पता, ये देखिए आप, लेकिन रियल के अंदर बहुत ही सुंदर फैब्रिक है, बहुत ही अच्छे फैब्रिक, बहुत ही मतलब कि उम्दा, मतलब कि बहुत ही लुक इसकी कारीगर ने बैठाई है, हमने माल बनवाया, बहुत ही अच्छा इसका लुक। और बिल्कुल धागा इधर से उधर से नहीं हो रहा है इसका, बिल्कुल, ठीक है जी। अब इसका मैं आपको दूसरा कलर दिखाता हूँ। दूसरा कलर इसका ये वाला, ये देखिए कलर, चारों के चारों कलर बहुत ही सुंदर कलर है। 4 कलर बन के हैं और चारों के चारों कलर ऐसे हैं। ये देखिए आप रियल के अंदर आइसक्रीम चाट इसे हम बोलते हैं, ठीक है। रेटों की, क्वालिटी की पूरी गारंटी है। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ कि दायमा फैब्रिक अपना ही माल बनवाती है, जैसे आपको पता है ये सारा माल हम अपना ही बनवाते हैं। जैसे कि ये प्लेन कपड़ा है, ये देखो ये कैमरिक का ये रहा, इसी में से ये वर्क किया हुआ है। ये हमारे पास थान के थान आते हैं, ठीक है ना, प्लेन, और इन्हीं पे हम वर्क कराते हैं। ऐसे ही हमारे पास मलमल के ये दुपट्टे के थान आते हैं, उसी पे हम वर्क कराते हैं। तो ऐसे ही हमारा टैग मिलेगा आपको, ये दायमा फैब्रिक का ये हमारा लोगो है और ये दायमा फैब्रिक का टैग और ऐसे रेट लिखा होगा। तो रेट भी हमारा फिक्स होगा। दुपट्टे रिटेल के अंदर 240 रुपये मीटर, होलसेल में 200 रुपये मीटर, और ऐसे इस पर रेट लिखा होगा, रिटेल में 390 रुपये मीटर, होलसेल में 325 रुपये मीटर, ठीक है। तो ये कपड़े की खासियत है। ये देखिए बहुत ही सुंदर क्वालिटी, बहुत ही, देखो पत्तियां बनी हुई ब्लैक से, ये जो आ रही है ना आपको ये बेल, ये तो ब्लैक से है। इसके बाद अंदर इसके अंदर वाइट के बाद इसके अंदर आपको देखो इसके अंदर फिरोजी था, और इस वाले के अंदर था कौन सा कलर था, रेड,
और गाजरी, इसमें फिरोजी का टच दे दिया है, उसमें और दूसरा टच दे दिया, इसमें और दूसरा टच दे दिया। तो इस हिसाब से अलग अलग कारीगर ने मतलब कि बहुत ही सुंदर इसको कलर कॉम्बिनेशन दे के अच्छी तरीके से बनाया है। तो मैं खुद ही अपने कारीगर की मैं खुद तारीफ़ कर रहा हूँ कि बहुत ही सुंदर रॉयल लुक उसने बनाई है, बहुत ही अच्छा है। और रेटो के अंदर आइटम है, रेटो की क्वालिटी की पूरी गारंटी है। ये दुपट्टा है इसका, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि हमारे रेटो की क्वालिटी की पूरी गारंटी होगी। अगर हमसे कम कोई देगा तो रेट का फ़र्क आएगा। पहली बात तो ये हमारा अपना बनाया हुआ माल है, बहुत कम चांस है कि मिल जाए आपको, ठीक है ना। तो दुपट्टा भी आपको ये देखिए फुल लेंथ का मिलेगा, ये दुपट्टा है इसका, दुपट्टा भी फुल लेंथ का है। तो 2.5 मीटर आप दुपट्टे के लिए ले लीजिए, ठीक है, मलमल का बहुत ही सुंदर दुपट्टा। और 2.5 मीटर आप कुर्ती के लिए ले लीजिए, और 2.5 मीटर आप सलवार के लिए ले लीजिए, बाकी अपने साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। कपड़ा इतना बढ़िया है कि इनर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ सकती आपको हमारे कपड़े में, और जितना धुलेगा उतना गफ होगा, ठीक है जी। तो कोई भी कस्टमर इस फैब्रिक को ख़रीदना चाहता हो ऑनलाइन, तो ऑनलाइन का सीधा तरीका है, स्क्रीनशॉट लीजिए इस तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी कलर आपको चाहिए नीचे दिखाया था उसका ले लीजिए, जिसका भी चाहिए उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हमारी टीम के पास भेज दीजिए। मॉर्निंग में 10-11 बजे के आसपास हमारी टीम आएगी, वो आपका बिल बनाएगी और आपसे पेमेंट ले लेगी, ठीक है ना। COD हमारे पास नहीं है, जैसे कि हमारे वीडियो में बोलते हैं, और शिपिंग चार्ज हमारा पता ही है आपको, 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का माल मंगाओगे तो 100 रुपये शिपिंग चार्ज देना पड़ेगा, और उससे ऊपर जाओगे तो 10% के हिसाब से, बाकी हमारी टीम आपको सारी चीज़ समझा देगी। अब इसके बाद 2 कलर हो रहे हैं, ठीक है ना, एक आपको लेमन कलर मिलेगा, एक आपको फिरोजी कलर। तो ये 2 कलर दिखाने से पहले, जैसे कि कस्टमरों की डिमांड आ रही थी, पहले मैं बीच में कहानियाँ सुनाता था, तो कस्टमरों की डिमांड है कि भैया फिर से आप कहानी सुनाना चालू कीजिए। तो मैं आज आपको एक ज्ञानवर्धक कहानी सुना रहा हूँ। तो कहानी के अंदर अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना, माफ़ कर देना, ठीक है ना। और कहानी को पूरे ध्यान से सुनना। कहानी है ये पुराने ज़माने की, सत्य के ज़माने की कहानी सुना रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। एक राजा था, तो एक राजा के सवाल थे कि सन्यासी बड़ा होता है या गृहस्थ आश्रम बड़ा होता है, गृहस्थी बड़ी होती है या सन्यासी बड़ा होता है, मतलब कि सन्यास आश्रम बड़ा होता है, गृहस्थ आश्रम बड़ा होता है। तो उसका ये सवाल था, उसने अपने राज दरबार में ये घोषणा करी कि मैं राज दरबार के अंदर एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सन्यासी बड़ा होता है या गृहस्थ आश्रम को बड़ा होता है। तो सारे दरबार इकट्ठा हुआ, सारे दरबार में सबों ने इकट्ठा करके अपनी उपस्थिति दी, और उपस्थिति दे देने के बाद राजा ने सभी से पूछा, अपने जो भी सलाहकार थे, मंत्री थे, जो भी विद्वान थे, ज्ञानी थे, सारे वहाँ पे मौजूद थे। तो राजा ने पूछा, तो किसी ने सन्यास को बड़ा बताया कि सन्यासी बड़ा होता है, कोई तपस्या करता है सन्यासी, किसी ने कहा कि गृहस्थ आश्रम बड़ा होता है क्योंकि गृहस्थी को चलाता है। तो सबके अलग अलग मत थे। तो राजा को एक निश्चित मत मतलब नहीं मिल रहा था उदाहरण के साथ, मतलब कि सबूत के साथ राजा को अपनी संतुष्टि नहीं हो रही थी। तो राजा ने कहा कि भाई मेरे इतने सारे विद्वान हैं, कोई भी इतना ज्ञानी नहीं है कि जो कि मुझे उदाहरण के साथ, सबूत के साथ एक मुझे साबित कर सके कि गृहस्थ आश्रम बड़ा होता है या सन्यास आश्रम बड़ा होता है। तो राजा को गुस्सा आया। राजा ने अपने जितने भी सलाहकार थे, मंत्री थे, जितने भी उनके उठने बैठने के जो भी सभा में बैठते थे, राजा ने उन सबको कारागार में डाल दिया कि किसी को भी ज्ञान नहीं है इतना सा कि भाई कोई भी मेरे उत्तर का जवाब दे दे। तो राजा ने ये घोषणा कर दी कि कोई भी अगर मेरे इस सवाल का जवाब देता है, उचित सवाल, और जो कि मुझे संतुष्टि होती है, तो मैं उसे इनाम दूंगा। अगर वो संतुष्टि मुझे नहीं दे कर पाया तो मैं उसे कारागार में डाला दूंगा। इनाम घोषणा राजा ने राज दरबार में कर दी। राज दरबार में जो भी अपने प्रजा थी, उन्होंने जिसको भी जितना ज्ञान था उन्होंने अपनी उपस्थिति दी। राजा को कोई सन्यासी को बता के बढ़ा जा रहा था, कोई गृहस्थ आश्रम को बता के जा रहा था। तो राजा ने काफ़ी आदमियों को उसके अंदर कारागार में डाल दिया क्योंकि राजा को कोई उचित उत्तर नहीं मिल रहा था। तो समय बीतता गया तो गांव में काफ़ी लोग कारागार में डल गए। तो वहाँ पे एक सन्यासी, एक जो कि बहुत बड़ा महात्मा था, वो उस गांव के अंदर से निकल रहा था। निकलते हुए उसने एक आदमी से कहा कि बेटा मुझे पानी पिला दो। तो उस व्यक्ति ने महात्मा को पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद महात्मा ने कहा कि बेटा यहाँ पे आदमी इतने कम क्यों नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैं पहले भी गांव में कई बार आया हुआ हूँ तो काफ़ी भीड़ भड़का रहता था, तो अब इतना भीड़ भड़का नहीं है, क्या कारण है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महात्मा जी क्या मैं आपको बताऊं, बहुत ही दुखद वाक्य जो मैं आपको नहीं बता सकता। फिर भी महात्मा ने कहा कि आप मुझे बताइए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि
कि राजा का एक सवाल ये है कि गृहस्थ आश्रम बड़ा होता है, मतलब कि सन्यासी बड़ा होता है या गृहस्थ आश्रम बड़ा होता है। राजा का ये सवाल है और राजा के इस सवाल का उत्तर कोई भी उचित नहीं दे पा रहा। तो राजा को उचित उत्तर ना मिलने के कारण राजा सब व्यक्तियों को कारागार में डाल रहा है। तो सन्यासी जी बोले, महात्मा बोले कि आप ऐसा करो, राजा को मेरे पास लेके, मुझे राजा के पास लेके चलो और मैं राजा को इसका उत्तर दूंगा और कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो वो व्यक्ति ने महात्मा को मना करा कि महात्मा जी आप मत जाइए, बहुत बहुत बड़े विद्वान, बहुत बहुत काफ़ी व्यक्तियों ने कोशिश कर ली लेकिन इसको राजा को संतुष्टि नहीं हो रही। फिर भी उस महात्मा ने कहा नहीं, आप मुझे लेके चलिए, मैं ज़रूर कोई ना कोई कोशिश करूँगा और राजा को इस बात का, मतलब कि राजा के जो सवाल है उसका उत्तर देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा और राजा को बिल्कुल संतुष्टि दिलाऊँगा। तो वो व्यक्ति राज दरबार में महात्मा को ले गए। महात्मा को जाने के बाद राजा ने महात्मा को प्रणाम किया, महात्मा के पैर छुए और महात्मा को आदर के साथ उन्होंने स्थान दिया और राजा खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद राजा ने अपना, राजा का तो वही सवाल था कि महात्मा मेरे जो सवाल है उसका उत्तर देने आए हैं। तो राजा ने महात्मा से यही पूछा कि हे महात्मा, कि आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि गृहस्थ आश्रम बड़ा होता है या संन्यास आश्रम बड़ा होता है, सन्यासी बड़ा होता है या गृहस्थी बड़ी होती है। मेरा इतना सा ही एक सवाल है, इसका जवाब मुझे कोई भी नहीं दे पा रहा, तो आप मुझको इस मेरे प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। सन्यासी मुस्कुराए और बोले राजा से कि राजा, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दे दूंगा लेकिन यहाँ पे नहीं दूंगा, आपको मेरे साथ जंगल चलना पड़ेगा, मेरी कुटिया के पास। ठीक है, तो राजा को तो अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए था। तो राजा ने को एक मतलब कि खुशी थी कि भाई मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है। तो राजा तुरंत महात्मा के साथ चल दिए। जैसे ही वो महात्मा के साथ चलते गए तो चलते चलते शाम हो गई। शाम होते होते जंगल के अंदर राजा को कुछ खाने को नहीं मिला, क्योंकि राजा सुबह से ही महात्मा जी के साथ थे। तो महात्मा जो भी होते हैं, सत्संगी, वो जो भी होते हैं, जो भी सन्यासी होते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी शक्ति होती है कि उनको भूख प्यास से काफ़ी वो कंट्रोल कर लेते हैं। काफ़ी उनके पास ये शक्तियाँ होती हैं कि उनको भूख प्यास बहुत ही कम लगती है। तो राजा को तो उतनी शक्ति थी नहीं राजा के पास। तो राजा को तो भूख भी लगी, शाम हो गई। तो सन्यासी बोले कि हे राजन, रात का समय होने वाला है, हम आज रात यहीं पे ही गुजारेंगे, आज रात हम यहीं गुजारेंगे और सुबह हम यहाँ से निकलेंगे। तो समय जैसे जैसे शाम ढलती गई, रात का समय होते गया, वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती चली गई रात के अंदर। राजा को ठंड भी लग रही थी, क्योंकि राजा ने कोई गर्म कपड़े तो पहने हुए नहीं थे, क्योंकि सुबह के चले हुए थे वो, और न ही राजा के पास कोई गर्म शॉल चद्दर वगैरह नहीं थी। और तो राजा को ठंड लगने लगी। तो जो कि महात्मा थे, सन्यासी थे, उन्होंने कहा कि राजन, मैं तो इस टाइम प्रभु का नाम लूँगा और मैं तो ध्यान करूँगा गुरु का, अपने गुरु का ध्यान करूँगा, परमात्मा का ध्यान करूँगा। मैं तो अपनी जो कि अवस्था होती मेरी साधना की, वो मैं साधना करूँगा और आप आराम से यहाँ बैठ जाइए। तो महात्मा जी तो अपनी साधना के लिए तैयार करके, महात्मा जी तो अपनी साधना में लीन हो गए और आंखें बंद करके वो तो अपनी साधना के अंदर बैठ गए। अब राजा को लगी ठंड, राजा को ठंड लगी, राजा पेड़ के नीचे ही बैठे हुए थे और वो सन्यासी भी बगल में पेड़ के नीचे ही, दोनों राजा और सन्यासी दोनों पेड़ के नीचे ही बैठे हुए थे। तो जैसे जैसे ठंड लगती गई, राजा ने सोचा क्यों ना कि मैं कहीं से लकड़ी का इंतजाम करूं और लकड़ी जला के और मैं अपनी जो ठंड मुझे लग रही है ठंड से मैं बचूं। तो राजा ने लकड़ी इकट्ठी करी। अब लकड़ी तो इकट्ठी राजा ने कर ली सूखी सूखी, लेकिन राजा को जलाने के लिए कोई ऐसा साधन नहीं था कि वो लकड़ी को राजा जला सके, जैसे कि आग जले और राजा को ठंड राजा की रुक सके। तो उसी पेड़ के ऊपर एक तीतर और तीतरी, तीतरी से मैं आपको थोड़ा समझा दूं। तीतर एक पक्षी होता है, जैसे कबूतर होता है, तो तीतर भी एक पक्षी होता है। तो तीतर और तीतरी और उनके दो बच्चे, दो लड़के थे उनके, मतलब कि दो उनके बच्चे थे, दो उनके पुत्र लगा लो, क्योंकि अब पशु पक्षी है तो पुत्री, तो दो उनके बच्चे थे और वो तीतर और तीतरी थे। सत का ज़माना था, पुराने समय की बात है, जिस टाइम पे पशु पक्षी जानवर सभी बोला करते थे। जब तीतर और तीतरी ने, बच्चों ने ये देखा कि राजा हमारे यहाँ पे, राजा हमारे दरवाजे पे आया। जो पेड़ था वो तीतर तीतरी उन बच्चों का पेड़ था, वो उनका घर था वो। तो वो राजा उनके घर पे आए थे। उनको ये लगा कि राजा हमारे घर पे आए हुए हैं और राजा को लग रही है ठंड, और हम राजा के लिए कुछ ऐसा उपाय नहीं कर पा रहे कि राजा की ठंड रुक जाए। तो तीतर ने कहा कि मैं अभी जाता हूँ, पास में ही एक महात्मा की कुटिया है, उस महात्मा की कुटिया के अंदर जो धुने मतलब कि जो तपस्या करते हैं ना, वहाँ पे एक आग जलती रहती है, उसमें से एक जलती हुई लकड़ी लेके आता हूँ और मैं इस लकड़ के अंदर गिर दूंगा ताकि इसके अंदर आग जल जाए और राजा को ठंड रुक जाए, राजा इसके अंदर हाथ सेके।
तो तीतर उड़ के गया और तीतर उड़ के जाने के बाद तीतर ने वहाँ से जलती हुई लकड़ी एक अपनी चोंच के अंदर ली और उस अग्नि के अंदर उसने, लकड़ के अंदर उसने डाल दी। उसके अंदर अग्नि प्रज्वल होगी, मतलब कि अग्नि जलना चालू हो गई, आग चालू हो गई। तो राजा ने जैसे देखा, राजा ने एक प्रभु का शुक्रगुजार करा कि एक प्रभु आपने अपने शक्ति के द्वारा आपने इस आग को जलाया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उस राजा को आग से राजा ने लकड़ी इकट्ठी करके राजा ने हाथ सेकना चालू कर दिया। ये सारी चीज़ जो सन्यासी थे, जो महात्मा जी थे, जो कि अपने ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे, वो सारी चीज़ों को देख रहे थे, अंतर ध्यान देख रहे थे उन सब चीज़ों को कि राजा क्या क्या कर रहा है। अब राजा, ठंड तो राजा की रुकी, पर राजा को लग रही थी भूख। अब राजा को भूख लग रही, तो राजा बोल रहे सन्यासी जी से कि हे महात्मा, मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज तेज। लेकिन महात्मा जी तो अपने जो कि सत्संग में अपने ध्यान अवस्था के अंदर वो तो लील थे, मतलब मगन थे, वो सुन ही नहीं पा रहे थे कोई बात। अब राजा बार बार में यही बोल रहा है कि महात्मा जी मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है। ये बात तीतर और तीतरी और तीतर के दोनों बच्चे सुन रहे थे। तो तीतर अपनी तीतरी से बोला कि तीतरी, राजा को हमने ठंड लग रही थी, हमने राजा को ठंड से तो हमने राजा को बचा ली, पर राजा को लग रही है भूख। अब राजा का हम भोजन कहाँ से लेके आए, रात का समय है और रात के समय राजा को हम भोजन कहाँ से ला के दें। तो तीतर बोला कि क्यों ना कि अग्नि जल रही है, इस अग्नि के अंदर मैं कूद जाता हूँ, इस अग्नि के अंदर मैं गिर जाता हूँ और इस अग्नि में गिरते ही मैं सीख जाऊँगा और राजा मुझे खा लेगा, राजा का मैं भोजन बन जाऊँगा और राजा की भूख मिट जाएगी। ये तीतर तीतरी से बोलने लगा। जैसे ही तीतर ने बोला, तीतरी से बच्चों ने भी सुन लिया। जैसे ही तीतर के जो बच्चे थे उन्होंने सुना, तो बड़े बच्चा बोला कि पिताश्री, मेरे होते आप राजा का भोजन नहीं बनोगे। जब पुत्र है तो पिता को कोई संकट की जरूरत नहीं है, आपका पुत्र अभी जिंदा है, आपका पुत्र राजा का भोजन बनेगा और राजा की भूख को मिटाएगा। इतना कह के जो बड़ा पुत्र था तीतर का, वो आग के अंदर गिर गया। और जैसे वो आग के अंदर गिरा, और हमें गिरने के बाद वो तो 2 मिनट के अंदर ही उसका तो मतलब कि वो तो सिक गया, भुन गया उसके अंदर वो तो। और ये देख के राजा ने सोचा कि हे प्रभु, ये आपने मेरे लिए भोजन का व्यवस्था कर दी। और राजा ने उसको, तीतर के बच्चे को जो सिक गया था, भुन गया, उसको खा लिया। अब खाने, वो छोटा सा तीतर का बच्चा था, उसके राजा का कुछ हुआ नहीं उससे। तो अब को राजा का कुछ हुआ नहीं, तो फिर राजा कहने लगा, हे भगवान, हे महात्मा जी, मुझे तो भूख लग रही है, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ इससे। फिर ये बात सुन के फिर तीतर बोला कि तीतरी, अभी राजा को भूख और लग रही है और राजा हमारे दरवाजे पे आया है और हम नहीं चाहते कि हमारे दरवाजे पे कोई भी आया हुआ व्यक्ति, राजा, मनुष्य, कोई भी हमारे दरवाजे से भूखा जाए, तो मैं इसको अपने यहाँ से भूखा नहीं जाने दूंगा। तो राजा ये बात सुनकर, जो छोटा पुत्र था, उसने कहा कि पिताश्री, अभी मैं भी राजा का भोजन बनता हूँ और राजा की भूख को मिटाता हूँ। तो तुरंत वो भी उस आग के अंदर गिर गया और राजा ने, जैसे वो आग के अंदर गिरा, वो भी सीख गया, राजा ने उसे भी खा लिया। ये सारी चीज़ें महात्मा देख रहा था, सारी चीज़ों को महात्मा देख रहे थे। तो देखने के बाद महात्मा ने कहा कि राजा देखो क्या कर रहा है। अब फिर के बाद भी राजा को भूख लग रही थी, फिर भी राजा ये कहता है कि मेरी भूख अभी नहीं मिटी, मुझे भूख बहुत तेज लग रही है, प्रभु मुझे खाना और दीजिए। अब तीतर बोला तीतरी से कि तीतरी, अब राजा का भोजन मैं बनूंगा और राजा की भोजन में से राजा की भूख मिट जाएगी, क्योंकि मैं काफ़ी बड़ा भी हूँ और काफ़ी राजा के लिए, भोजन के लिए मैं पर्याप्त करूँगा। तो मैं राजा का, अभी आग के अंदर मैं गिरता हूँ और मैं राजा का भोजन बनूंगा। ये बात सुन के तीतरी बोली कि प्रभु नहीं, जब तक आपकी पत्नी जिंदा है, जब तक आपको कुछ नहीं हो सकता। आपकी पत्नी है और उसके बावजूद आप गिरो, ये मुझे शोभा नहीं देती। मैं गिरूंगी, आप रुकना, मैं राजा की भूख को मिटाऊंगी। दोनों में ये बात जिद बहस होने लगी और उन दोनों ने तय करा कि हम दोनों ही इस आग के अंदर गिरेंगे और राजा की भूख को मिटाएंगे। वो दोनों के दोनों उस आग के अंदर कूद गए और कूदने के बाद दोनों तीतर तीतरी इसके अंदर वो भी भुन गए। उनको भी राजा ने भुन के, उनको भी राजा ने खा लिया। फिर राजा का पूरा पेट भर गया। ये सारी चीज़ को महात्मा देख रहा था। अब राजा खा पी के सो गया आराम से। वो दो तीतर के दोनों बच्चों को भी खा गया, राजा ने खा लिया सेक के उनको, और दोनों तीतरों को भी राजा ने, तीतर और तीतरी को भी खा लिया। राजा का पेट भर गया। राजा ने प्रभु का गुणगान करा और कहा कि प्रभु आपने मुझे भोजन की व्यवस्था करी और इस करके वो सो गए। ये सारी चीज़ों को महात्मा देख रहे थे। अब सुबह का समय हुआ तो महात्मा ने राजा को जगाया और राजा से कहा कि राजन, अब सुबह का समय हो गया, हम आगे चलते हैं और आगे जाने के बाद हम आपको और कुछ चीज़ दिखाते हैं। राजा भी उनके साथ, महात्मा के साथ चले गया। जैसे वो एक गांव के अंदर गए, एक गांव में जाने के बाद दूसरा राज्य वहाँ पे आ गया। दूसरा राज्य आने के बाद वहाँ पे बहुत भीड़ भड़क्का हो रहा था। बहुत भीड़ भड़क्का होने के कारण राजा ने पूछा
कि यहाँ पे किस चीज़ का भीड़ भड़क्का हो रहा है। महात्मा ने भी पूछा तो किसी ने कहा कि यहाँ पे स्वयंवर हो रहा है, एक राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है और स्वयंवर की वजह से यहाँ पे भीड़ हो रही है। उन्होंने कहा कि हम भी स्वयंवर देखेंगे। राजा अभी कुंवारा था, राजा की शादी नहीं हुई थी। राजा ने भी कहा महात्मा से कि महात्मा जी मैं इस स्वयंवर में शामिल होना चाहता हूँ और इस राजकुमारी से मैं शादी करना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा कि मैं स्वयंवर में शामिल होकर राजकुमारी से शादी करूँगा। तो महात्मा का ठीक अच्छी बात है। जैसे वो स्वयंवर में शामिल हुए तो जो राजकुमारी से उसका जो पिताजी थे, उन्होंने जो राजा थे, उन्होंने ये शर्त रखी हुई थी कि मेरी पुत्री से वही शादी करेगा जो इस तेल के अंदर, जो उबलता हुआ तेल है, इसके अंदर तेल के अंदर बैठेगा और बैठने के बाद वो जीवित बच गया, उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसका जरा सा भी मतलब कि उसके फफूले नहीं होने चाहिए, जरा से भी उसके मतलब कि जरा से भी दाग नहीं होना चाहिए, उसी से मैं अपनी पुत्री की शादी करूँगा। ये बात सुनते ही राजा थे जो महात्मा के साथ थे, राजा वो चौंक गए और महात्मा से बोले महात्मा जी ये कैसा स्वयंवर है, इस तेल के अंदर तो कोई भी बैठेगा तो कोई जीवित ही नहीं बचेगा, तो मैं इस स्वयंवर में शामिल नहीं होना चाहता। लेकिन महात्मा बोले कि एक राजन आपकी एक इच्छा थी कि इस स्वयंवर के अंदर मैं शामिल हूँ और राजकुमारी से मैं शादी करूँ, लेकिन आपकी इच्छा मैं पूरी करवाऊँगा। कौन बोले? महात्मा जी बोले। महात्मा जी बोले कि मैं आपकी इच्छा मैं पूरी करवाऊँगा। तो महात्मा जी जाके शामिल हो गए। तो किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि भाई उस तेल के अंदर, उबलते हुए तेल के अंदर कोई बैठ जाए और स्वयंवर में राजकुमारी का स्वयंवर के अंदर राजकुमारी को जीते और स्वयंवर में शादी कर ले। इस बात से जो राजकुमारी के पिताजी वो बड़े दुखी थे। तो महात्मा जी बोले कि हे राजन, मेरा आपसे एक निवेदन है। तो जो राजन थे, वो जो राजकुमारी के जो पिता थे, उनका आप बोलिए महात्मा जी। कह रहा आपकी पुत्री का विवाह हो सकता है लेकिन एक शर्त है। तो महात्मा राजन बोले कि बोलिए महात्मा जी। कह रहा है कि ये शादी तो जो मेरे साथ है ये वहाँ के राजा हैं, उन्होंने अपने राज्य का नाम बता दिया महात्मा ने कि उस राजपूत जी के वहाँ के राजा हैं, ये आपकी पुत्री से शादी करेंगे, लेकिन इस कढ़ाई के अंदर बैठूंगा मैं। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो हम इस स्वयंवर के अंदर ये राज हो सकते हैं। तो राजा ने सोचा, राजकुमारी के जो पिता थे, राजा ने सोचा कि मेरी पुत्री के कोई तो ऐसा मुझे दिख नहीं रहा कि जो इसके अंदर बैठ जाए और मेरी पुत्री से शादी कर ले, मेरी पुत्री तो बिना शादी के ही रह जाएगी। तो राजा ने ये जो शर्त थी महात्मा की स्वीकार कर ली कि महात्मा जी आपको ये परीक्षा देनी पड़ेगी और आप इस परीक्षा के अंदर जीत गए तो आपके साथ जो राजा है मैं अपनी पुत्री की शादी उनसे मैं कर दूंगा। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है। अब महात्मा जी बोले राजा से कि राजा मैं आपके लिए इस कढ़ाई के अंदर बैठूंगा और बैठने के बाद मैं अगर जीवित बचता हूँ तो आपकी शादी उनसे राजकुमारी से हो जाएगी। राजा ने महात्मा को बहुत मना करा लेकिन महात्मा नहीं माने। महात्मा बोले नहीं, मैंने वचन दे दिया है, अब मैं इसको पूरा ही करूँगा। तो महात्मा जी ने कहा कि इस कढ़ाई के तेल को बहुत उबाला जाए और भी उबाला जाए। तो उस तेल को बहुत उबाल लिया गया। तेल उबालने के बाद उसके अंदर महात्मा जी बैठ गए। लेकिन महात्मा जी तो योगी पुरुष थे, अंतर्यामी पुरुष थे, शक्ति थी उनके अंदर, परमात्मा का वो गुणगान करते थे, परमात्मा की एक आत्मा थे, एक मतलब शुद्ध पुरुष थे, इसमें उनमें शक्ति थी। तो उस कढ़ाई के अंदर वो बैठे, कढ़ाई में उनका बाल भी बांका नहीं हुआ, जरा सा भी बाल भी बांका नहीं हुआ और वो कढ़ाई के अंदर से वापस बाहर आ गए। जो शर्त थी वो शर्त पूरी हो गई। राजकुमारी ने राजा के गले में वरमाला डाली और शादी उनकी हो गई। अब महात्मा जी बोले कि राजन अब हम वापस आपके राजमहल चलेंगे। तो राजकुमारी, राजा और महात्मा जी राजमहल पहुंच गए। राजमहल पहुंचने के बाद राजा ने क्या कहा, महात्मा जी अभी तक मेरे सवाल का जो मेरा सवाल था कि सन्यासी बड़ा होता है या गृहस्थी बड़ा होता है, उसका अभी तक मुझे उत्तर नहीं मिला। कह रहा राजन आपको उत्तर मिल चुका है। नहीं मिला तो मैं आपको बता देता हूँ कि अपनी अपनी जगह पे दोनों बड़े हैं। तो राजा बोला कैसे बड़े हैं? कह रहा गृहस्थी इस तरीके से बढ़ा है कि जिस पेड़ के नीचे आप बैठे थे जब मैं योग अवस्था में था, ध्यान अवस्था में था, जिस पेड़ के नीचे आप बैठे थे वो पेड़ एक तीतर और तीतरी और उनके 2 बच्चों का घर था। आप उस पेड़ के नीचे बैठे थे, उनके घर के अंदर आप गए थे, गृहस्थी के अंदर गए थे आप, और आपको ठंड लग रही थी। तो आपने लकड़ी का इंतजाम तो कर लिया था लेकिन आपको आग का इंतजाम नहीं हो रहा था। तो तीतर जाके किसी महात्मा की कुटिया में से जाके धुने में से और वो एक आग लेकर आया, उसने आपके लिए आग की व्यवस्था करी क्योंकि वो गृहस्थी थे और उनके गृहस्थी के आप घर पे गए। और आपको भूख लगी तो उन्होंने पहले बड़े बच्चे आपका भोजन बना, वो उस आग के अंदर गिर गया, आपने उन्हें भी खाया। फिर आपने छोटे पुत्र को भी वो भी आग में गिरा, आपने उनको भी खाया। फिर बाद में तीतर और तीतरी दोनों उसके अंदर गिरे
आपके भोजन के लिए, उनको भी आपने खाया, तो वहाँ पे गृहस्थी जीवन बहुत बड़ा है, क्योंकि गृहस्थी के घर पे आप गए थे तो उन्होंने आपका आदर किया, आपको पता भी नहीं चला, फिर भी वो आपके लिए आप ठंड का भी इंतजाम करा आपके लिए, और आपके लिए भोजन का भी उन्होंने इंतजाम करा, और अपनी जान दे के उन्होंने अपने भोजन का इंतजाम करा। तो गृहस्थी जीवन यहाँ पे बड़ा है। अब मैं कहता हूँ कि सन्यासी जीवन कहाँ बड़ा है। देखो, शादी आपको करनी थी रानी से, राजकुमारी से, और कढ़ाई के अंदर कौन बैठा? मैं। क्यों बैठा? आपके लिए। तो यहाँ क्या, यहाँ पे सन्यासी बड़ा है, यहाँ पे महात्मा बड़ा है, कि महात्मा का तो कोई लालच था ही नहीं, महात्मा कढ़ाई में क्यों बैठता? क्योंकि मुझे तो कोई राजकुमारी शादी करनी थी नहीं, शादी तो आपको करनी थी, लेकिन मैं कढ़ाई में क्यों बैठा? मैं आपके लिए कढ़ाई के अंदर बैठा, और मेरे में इतनी योग शक्ति परमात्मा ने दे रखी थी, यहाँ पे मैं योगी पुरुष सन्यासी बड़ा हूँ। एक आम आदमी उस कढ़ाई के अंदर नहीं बैठ सकता था, तो यहाँ पे एक सन्यासी बड़ा है, और वहाँ पे तीतर और तीतरी उनके बच्चे, वहाँ पे गृहस्थी जीवन बड़ा है। तो इस कहानी के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि गृहस्थी जीवन अपनी जगह पे बड़ा है, और सन्यासी जीवन अपने जीवन पे अपनी जगह बड़ा है, दोनों की दोनों अपने हिसाब से बड़ा है। अगर इस कहानी के अंदर कोई मुझसे गलती होगी हो तो क्षमा करना, और कुछ कमेंट में जवाब देना। कहानी कैसे लगी? कहानी थोड़ी बड़ी हो गई थी, लेकिन मुझे पूरी करनी थी। इस कहानी को पूरी एंड तक आपने सुना, उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 2 कलर बचे हों, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? चलते हैं। ये देखिए 2 कलर हैं, दोनों के दोनों सिलेक्टेड कलर हैं। मैंने जो आपकी कहानी सुनाई वो कस्टमरों की काफ़ी कॉलें आती थी, मैं पहले कहानी सुनाता था, तो इसीलिए मैंने आज कहानी सुनाई। तो मेरी कहानी कैसे लगी जरूर बताना, ठीक है? ये देखिए, रॉयल लुक, बहुत ही सुंदर क्वालिटी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको मिलने वाली है, और मैं आपको बता ही रहा हूँ क्योंकि ये माल साहब हम बनवाते हैं, ऑर्डर पे बनवाते हैं। ऑनलाइन का तरीका मैंने आपको बता दिया, स्क्रीनशॉट लेके आपको माल मंगाना है, ठीक है ना? और जो भी है, और अगर आप स्टोर पे आके लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको एड्रेस स्क्रीन पर आ रहा होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा एड्रेस है वो हमारा स्टोर है दिल्ली के अंदर मंगोलपुरी में कतरन मार्केट, और कतरन मार्केट के अंदर 10 नंबर गली में 4 नंबर शॉप है हमारी, ठीक है? ये देखिए, बहुत ही सुंदर रॉयल लुक है, चारों के चारों कलर है। मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टोर पे आइए, विजिट करिए, और इन दुपट्टे वाले सूटों को आप ले सकते हैं। इसका पीला कलर ये रहा, ये सेट है पूरा इस तरीके से। ये आपको 120 रुपये मीटर पड़ेगा रिटेल के अंदर, होलसेल में 100 रुपये मीटर। दुपट्टे के प्राइस में बता चुका हूँ, इसके प्राइस में बता चुका हूँ। फिर भी अगर कोई बताने में कोई कमी रहेगी हो तो आप हमारे टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है जी? ये देखिए, अब देखते हैं लास्ट फ्रोजी कलर, ये वाला 4 कलर है, चारों के चारों कलर सिलेक्टेड है, अपना ही बनाया हुआ माल है, हम ही माल बनवा रहे हैं। प्लेन कपड़ा हमारे पास ये आता है, इसी प्लेन कपड़े पे हम कढ़ाई कराते हैं, इसी प्लेन कपड़े पे हम प्रिंट करवाते हैं, सारा काम हमारा अपना है, ठीक है ना? दाइमा फैब्रिक की एक खासियत है कि दाइमा फैब्रिक सारा काम अपना ही करवाती है। रेट की और क्वालिटी की पूरी गारंटी होगी, हमसे कम कोई दे, पहली बात तो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा अपना बनवाया हुआ माल है। पहली बात तो मिलेगा ही नहीं आपको ये, ठीक है ना? अगर आपको ये मिल भी जाए तो कम से कम नहीं तो काफ़ी कॉस्टली मिलेगा, हमसे कम रेट आपको कोई नहीं दे सकता। क्यों? कि हम खुद का अपना ही माल बनवा रहे हैं, ठीक है जी? ये सारे मैंने आपको 4 कलर दिखा दिए। आज मैंने चारों के चारों सिलेक्टेड कलर दिखाए। जिन जिन कस्टमरों को लेना है स्टोर से चाहिए तो स्टोर से ले लीजिए, ऑनलाइन चाहिए तो ऑनलाइन ले लीजिए, ठीक है जी? आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, माता रानी घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखे, गुरु माता आपके घर में कृपा बनाए रखे, आप स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। दाइमा फैब्रिक को पूरी टीम यही कामना करती है। जय हिंद, जय भारत।